ये जो हमारा क्लास है ये फुल हम लोगों का जो इसका ऑब्जेक्टिव अगर बात करें हम तो ऑब्जेक्टिव बड़े लेवल का है और खास करके इस प्रोफेशन का सबसे जो किंग कहा जाता है कौन सा है हमारा सीए से रिलेटेड। सीए को बेस लेके हम लोग चल रहे हैं अपना। इसके लिए दो तीन चीज कि आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसको आप कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना। सबसे पहले उसको टालना नहीं है कल के लिए, आने वाले समय के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा आपके ऊपर। तो एक तो ये चीज होना चाहिए और सेकेंड जो हमने पीछे पढ़ाया हुआ है ना उसका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। रेगुलर, कोई कंप्रोमाइज नहीं और 100% रिवीजन चाहिए। मतलब अगर मैं 10वें चैप्टर पे हूं तो 10वें चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आपको पहले होना चाहिए और प्लस 1 to 9 चैप्टर या 10 चैप्टर का भी जो भी हमने पढ़ा रखा है वो कंप्लीट होना चाहिए उस टाइप का। मतलब हर पल आप लोग एग्जाम देने के लिए रेडी रहो तो वाला पोजीशन रहेगा तो ये आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं हो। हम लोग फेल करते हैं डर में, मतलब एक अंदर से डर बना है कि भाई सीए एक बार में तो नहीं ही निकलेगा। उसके पीछे देखिए ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस वगैरह है उसमें या जानबूझ के फेल करवाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो एकेडमिक यहाँ पे जो चल रहा है हमारा उसमें क्या चलता है, एक तो अगर बिहार बोर्ड में आइए तो भाई जल्दी फेल नहीं करिएगा, दूसरे बोर्ड में भी जाइएगा तो इजी क्वेश्चंस पैटर्न होता है, वहां पे ज्यादा लोग दिमाग खर्च नहीं करता है बच्चों के लिए। यहाँ पे बहुत दिमाग क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग खर्च करना पड़ता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा जिस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि एक सीए का क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए जो बच्चों को एग्जाम में आता है ना, उस क्वेश्चन को आपके सॉल्व करने से पहले अलग अलग एक्सपर्ट टीम को बिठा के सॉल्व करवाया जा चुका होता है कि जिन क्वेश्चंस को अगले 3 घंटे में बच्चे सॉल्व करने वाले हैं, यदि आपसे वो 2 घंटा 40 मिनट 45 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, तभी उस क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों के पास भेजेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे मन में ये क्वेश्चन आया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और कुछ में बहुत कम टाइम लग जाता है। तो ओवरऑल इन सब चीजों को पढ़ना है तो मैंने बोला ना कि इसको हार्डवर्क करके सिर्फ आप नहीं कर सकते, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो। क्योंकि उसमें आपको यह भी पहचानना है कि सेम मार्क्स के 2 अलग अलग क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लगने वाला और एक क्वेश्चन में आपको 10 मिनट लगने वाला है कि नहीं है। तो इन चीजों को आपको पहचानना है कि पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं, लास्ट टाइम में किस क्वेश्चन को टच करना है। सिर्फ 50% आपसे मार्क्स मतलब क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स लाने होते हैं। हम फेल कहां होते हैं तो जहां पे हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमने रट रखा है कि इसको ऐसे ही करेंगे इसलिए हम फेल होते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को आपको क्या करना है, खत्म कर देना है। लाइन बाय लाइन बस एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और एक एक लाइन, और लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस अगर आपको नहीं आ रहा, फिर मैं बोल रहा हूं उसको कल के लिए नहीं टालना, उस सेंटेंस का एक फोटो क्लिक करिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा उसी समय। रात को 12 क्यों नहीं बज रहे हो, ठीक है भाई, वैसे भी मैं अगर नहीं देखूंगा रात को 12 बजे, सुबह में देख के तो बता दूंगा। और वैसे आप मेरे भरोसे अगर बैठ जाइएगा कि नहीं कल आएंगे फेस टू फेस क्लास में पूछेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे भरसक प्रयास रहता है कि 11-12 बजे तक बच्चे अगर कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो मैं उनको इंस्टेंट रिप्लाई देता हूं क्वेश्चन का, वो चाहे कितना भी भीड़ में रहो। मतलब अभी तक का 99% मैंने यही प्रयास किया और लगभग सफल रहा हूं। तो ये चीज आप लोग भी अपना कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। हमने आपको बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, तो एक तो तरीका था कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन याद नहीं करना आपको। मैंने बोला ना किसी भी चीज में अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग का मतलब तो आपने समझ रखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करना, और उससे हमारा अकाउंटिंग के पीछे का ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो भी है हमारे बिजनेस का वो हमें पता चल सके। सेकेंड हमारा क्या होता है भाई, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के अलावा हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है भाई हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, और इसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी बड़ी बातों के बारे में पता करना होता है, और वो ओनली ड्यू टू अकाउंटिंग ये पॉसिबल हो पाता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर एनी ऑब्जेक्टिव और एनी वर्क।
किसी भी कार्य के लिए जो हमारे लिए सामान्य दिशा निर्देश होता है, जनरल गाइडलाइन, कि इस तरीके से यदि इस कार्य को किया जाए तो संभावनाएं ज्यादा है कि हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम सही रास्ते पे लाके हम रख सकते हैं अपने पास। तो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही सही तैयार करना, आखिर ये सही सही तैयार कैसे होगा? तो सही सही तैयार होने के लिए इसके भी कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे। है ना, बहुत सारी बातें इसके पीछे, रूल्स रेगुलेशन। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, सिद्धांत, ये जनरल गाइडलाइन, ये किसी कानून के द्वारा नहीं आता है आपके पास, ये आपके पास किसी कानून के द्वारा नहीं आता। कुछ अकाउंटिंग बॉडीज हैं, कुछ अकाउंटिंग के विद्वान हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में इन चीजों को हासिल करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव का सही सही पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, कुछ रूल्स पता किया होगा, डेवलप किया होगा। किसके बेसिस पे? अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, है कि नहीं? तो वही हमारा क्या बन जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसके बारे में बेसिक हमने इसके पहले वाले क्लास यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। अब अगला पॉइंट ये आता है कि आखिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या, ये तो हमने बता दिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने आपसे बात किया, इसके लिमिटेशंस के बारे में भी हमने आपसे बात किया हुआ था। ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा लिमिटेशन तो इसका ये है, लिमिटेशन मतलब बताया था ना, कमी के बारे में बात किया था कि हमारे पास ये क्या है भाई, एक पूरा का पूरा लिस्ट आज भी अवेलेबल नहीं है इन सब चीजों से रिलेटेड। अलग अलग प्रिंसिपल्स अलग अलग बिजनेस में अलग अलग जगह के लोगों के द्वारा तैयार किया गया और उसी को एडॉप्ट करके अपने बिजनेस को आगे कैरी कर रहे हैं वो लोग। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन अब हमारा मेन जो मुद्दा आता है कि आखिर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो मेन है, जो मुख्य रूप से सबके द्वारा किया गया है, जनरली जिसको लोग फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना वर्ल्ड वाइड जो फैले हुए हैं, जो फेमस है, उनको कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है? क्या कहा जाता है उनको? GAAP कहा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं GAAP से रिलेटेड हमें बात करना है। क्या होता है फुल नेम? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूंगा, सबसे पहला तो उसको कहा जाता है क्या? एंटिटी कॉन्सेप्ट। कुछ लोग एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। मैंने बोला था ना, 3 शब्द का नाम दिया था मैंने आप लोगों के साथ। कॉन्सेप्ट्स हो गया, कन्वेंशंस हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, है कि नहीं? तो ये सारे के सारे नाम का उपयोग आप एक के बदले दूसरे का उपयोग आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब ओवरऑल एक तरह से गाइडलाइन हमें देते हैं। तो यहां पे क्या हो गया भाई, एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम दूसरे रूप में एक और नाम कुछ लोग कहते हैं इसको, इसके पहले क्या जरूर देते हैं? या कुछ लोग इसके बारे में क्या जोड़ देते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लेकिन कोई अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट का है, चाहे कोई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का है, आपको दोनों का मतलब क्या समझना है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट ही है। ये कुछ भी बात नहीं करता, ये ज्यादा कुछ बात नहीं करता। ये किस चीज के बारे में बात करता है? तो ये सेपरेशन के बारे में बात करता है। किस किस के बीच में? तो ये बात करता है क्या कि भाई किसी भी बिजनेस और ऑनर ऑफ बिजनेस, देखिए क्या होता है, किसी भी बिजनेस का जब लेन देन का जब हिसाब किताब करिएगा, अकाउंटिंग करिएगा, तो जनरली हम थर्ड पर्सन के द्वारा जो ट्रांजेक्शन होता है उसको तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बिजनेस क्या करता है कि भाई अपने ऑनर के द्वारा जो लेन देन होता है ना, ऑनर से पर्सनली, जो उनके पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए हम बोलते हैं ऐसा कोई नहीं अपने घर में गया है, ऐसा बोलते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो ना, इस अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्या है हमारा, कि भाई हमें क्या बताना, एकदम ट्रू एंड फेयर, क्या बताना, अर्निंग कैपेसिटी कह लीजिए, और दूसरा फाइनेंशियल
मुख्य रूप से यही कहा जाता है ना। तो कहते हैं कि ये आप तभी पता कर पाओगे जब आप जिस प्रकार से किसी भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन यदि थर्ड पर्सन से हो रहा है, तो जैसे आप रिकॉर्ड करते हो, वैसे ही अगर ऑनर ऑफ बिजनेस के द्वारा भी अगर कोई उसके पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी काम हो रहा है, तो उसको भी आपको उसी प्रकार से रिकॉर्ड करना। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ऑनर ने आपके ऊपर जो बिजनेस पैसा लगाया, कोई बात नहीं, अपने घर से आया, इसका कोई लेन देन नहीं। ये घर की बातें कहीं और आप करिएगा। जब बिजनेस के बारे में आप जानते हैं कि आपको अकाउंटिंग करना चाहते हैं और आप हमसे ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग में एकदम परफेक्ट प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑनर ऑफ बिजनेस भी यदि बिजनेस में कुछ लगाता है, कुछ डालता है उस बिजनेस को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को भी ठीक उसी प्रकार से रिकॉर्ड करना है जैसे कि यदि वो किसी और व्यक्ति से मिले। तो देखो, बिजनेस के पास कोई भी यदि लेट सपोज हमारे पास अगर पैसे आते हैं, हम कौन, बिजनेस, अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो दो ही जगह से आएंगे, या तो हमारा मालिक देगा और नहीं तो किसी अन्य व्यक्ति से एज ए लोन लिया जाएगा ना। तो अगर किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी बिजनेस में उसका ऑनर ऑफ बिजनेस भी कुछ भी लगाता है, वो भी क्या होगा, लायबिलिटी ही होगा। लेकिन चूंकि बिजनेस का वो ऑनर है, तो उसका एक अलग पहचान देने के लिए हम उस लायबिलिटी को लायबिलिटी ना करके हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल का नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पूंजी। इसको क्या नाम देते हैं, और ये कौन सा बताता है, हमारे एंटिटी कॉन्सेप्ट ही बताता है। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से बिजनेस से ऑनर ऑफ बिजनेस क्या कर सकता है, ले भी सकता है कि नहीं। तो भाई जैसे बिजनेस से मान के चलिए और ऑनर उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, अपने घर का बिजनेस है, इसमें देना थोड़ा ना पड़ेगा। तो वहां पे आके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट खड़ा होता है। ठीक है, ले जाइए ना, घर की बात है, लेकिन हम इसको अपना क्या मानेंगे, जैसे मान के चलिए अगर यही बिजनेस किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन से यदि यही बिजनेस ले रहा था तो क्या बन जा रहा था, तो वही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला क्या कि ऑनर ऑफ बिजनेस से लीजिएगा तो क्या बन जाएगा वो, लेकिन कैपिटल किसके तौर पे देखा जाता है, लायबिलिटी के तौर पे। लेकिन मान के चलिए अगर थर्ड पर्सन उस बिजनेस से कुछ उधार ले रहा है, मतलब उसके बदले कुछ दे नहीं रहा है, ले रहा है, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है, क्योंकि भविष्य में देगा ना भाई, थर्ड पर्सन इसको देगा कि नहीं देगा। तो उसी प्रकार ये कहता है ये कॉन्सेप्ट कि यदि बिजनेस से भी अगर ऑनर अगर दे रहा है बिजनेस को, तो कैपिटल बन जा रहा है, जो लायबिलिटी के तौर पे देखा जाता है। उसी प्रकार से यदि बिजनेस से ऑनर कुछ ले रहा है ना, तो उसका नाम भले हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स, लेकिन ये एक तरह से हमारे लिए किस तौर पे काम करता है, एसेट्स के तौर पे काम करता है। अब इसके बेस पे आप इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आप एंटिटी कॉन्सेप्ट का सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक यहां पे एग्जांपल दे रहा है, आपके सीए बुक का एक एग्जांपल है, कह रहा है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 7 लाख विद परचेज मशीनरी फॉर 5 लाख। समझिएगा, अब देखिए आपको थोड़ा अकाउंटिंग टर्म में देखना है, ये थ्योरेटिकल तो है ही, समझिएगा हर एक चीज। एक दो क्वेश्चन में सिर्फ आपको समझा दूंगा ना, उसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप एग्जाम्पल सुनिएगा और आपको पता चल जाएगा, अरे सर हम बताते हैं, रहने दीजिए ना। देखिए केस स्टडी सबको आता है, अप्लाई कैसे करना है समझ में नहीं आता, यही मैं रास्ता आपको एक बार दिखा दूंगा, आपको समझ में आने लगेगा। तो क्या कह रहा है भाई, एक मिस्टर एक्स है, ये क्या कर रहा है भाई, स्टार्टेड बिजनेस, कितने रुपए से, समझिएगा। अब हर एक ट्रांजेक्शन को शुरू में थोड़ा सा स्लो चलूंगा, हर एक ट्रांजेक्शन को चलना है। तो जैसे इसने स्टार्ट किया, ये 7 लाख किस रूप में दिखेगा हमें, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है क्या, विथ विच ही परचेज मशीनरी फॉर ₹5 लाख। अब इस 7 लाख क्यों लगाता भाई कोई भी ऑनर ऑफ बिजनेस, ऑनर क्यों पैसे लगाता है बिजनेस में, किसी चीज को खरीदने के लिए ना।
ताकि बिजनेस में कुछ खरीदेंगे, उसके थ्रू हम बिजनेस को चलाएंगे और उससे हमें फायदा होगा। यही ना होता है ना हमारा पर्पस। इसने क्या किया, क्या खरीदा है, एक मशीनरी खरीदा, कितने का, 5 लाख का, और बाकी कह रहा है कि बाकी को कैश इन हैंड रहने दिया। कितना कैश इन हैंड रह गया, ठीक है ना। अब यही चीज यहां पे कह रहा है। अब एक चीज बताइए, इससे क्या होगा, बैलेंस शीट इतना तो आइडिया है आपको, ये सारा का सारा आइटम किस चीज का है, बैलेंस शीट का है, क्योंकि सारे के सारे जिंदा आइटम है हमारे पास अवेलेबल। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको जब बताया था, देखिए सीए की पढ़ाई अगर कोई कर रहा है तो ये गारंटी, अगर कोई वीडियो देखेगा भी ये तो पक्का है कि भाई ये वो पहले से पढ़ के थोड़ा बहुत आया होगा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं आया, इतना बेस तो हमने आपको दे रखा है। तो इधर लायबिलिटी साइड होता है, इधर नहीं भी पढ़े, आपका बेसिक कमजोर है तो भी टेंशन नहीं लेने का, सब बताएंगे हम। तो यहाँ गया लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन कैपिटल को किस रूप में देखा जाता है, देखा जाता है ना। तो ये किस साइड में जाएगा भाई, कितना आएगा, अच्छा दिख रहा है ना, येलो के साथ ग्रीन, हाँ कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि बोर्ड सुंदर लगता है लिखने पे। देखिए अब क्या हो गया, उसके बाद हमारे एसेट साइड में क्या क्या हुआ, कोई दिक्कत इसमें, कितना, 5 लाख, और कैश इन हैंड, देखिए तो दोनों तरफ कितना हो गया, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं ना। अब आगे फिर क्या कह रहा है, दिस मीन्स दैट द एंटरप्राइज इज वोट 7 lakhs नाउ इफ मिस्टर एक्स स्पेंड 5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंस। अब इसमें से क्या कर रहे हैं आप, इन्होंने क्या कर लिया, अपने फैमिली के खर्चों के लिए इन्होंने क्या कर लिया, मिस्टर एक्स ने इसमें से 5 लाख रुपया निकाल लिया। तो 5,000 रुपया निकाल लिया इन्होंने। जैसे इन्होंने 5,000 रुपया निकाला होगा, वो क्या बन गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ड्राइविंग एसेट्स के तौर पे देखा जाता है। और जनरली ड्राइविंग को जानते हैं क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, कहां से, कैपिटल से इसको क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। अब सोचिएगा 5,000 रुपया जैसे उसने निकाला, अब नया वाला बैलेंस शीट बनाइए इधर, इधर हो गया लायबिलिटी, एसेट्स। अब देखिए तो यहां पे कैपिटल कितना था हमारा, इसमें से लेस क्या करेंगे, कितना कितना बचा, 6,95,000। यहां पे क्या मशीन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कितना होगा, ये तो 5 लाख का 5 लाख डेप्रिसिएशन वर्ष के अंत में कर दिया, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन कैश हमारा कितना था, अब ये पैसा निकालेगा, 5,000 लिया, कहां से लिया होगा, निकाला होगा तो कैश भी तो कम हुआ होगा। तो क्या होगा हमारा, कैश कितना था, 2 लाख था, लेस कर दिया हमारा ड्राइविंग कितना, देखिए तो दोनों तरफ कितना आ गया, आया समझ में। अगर हम इसको नहीं करते, अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, तो हम इसका अकाउंटिंग नहीं करते, तो फिर क्या हमारा बैलेंस शीट सही से हमें दिख पाता, कहां से आया ये मशीन, कहां से आया, कैसे में। इसलिए इन सब चीजों की अगर सही सही जानकारी चाहिए तो सबसे बड़ा चीज हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट, आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड बट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हमारा क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी है, ये जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 2 है मनी मेजरमेंट कौन सा हमारा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है ये,
अकाउंटिंग हम उन्हीं चीजों को करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट। ठीक है ना। देखिए हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं आपको अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग शब्द सुन के आपके दिमाग में आ गया होगा क्या क्या करना है हमें। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इसके अंतर्गत क्या क्या बनाना है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट वगैरह जो भी है। अब इसको तैयार करने के लिए अलग अकाउंट जो बनेगा सो बनेगा, देखेंगे सारा हम लोग सीखेंगे। तो अकाउंटिंग करना, लेकिन आपको भी पता है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जब हमने आपको समझाया था, चैप्टर 1 में भी हमने बात किया था इस चीज के बारे में कि अकाउंटिंग हम किसका करते हैं। तो अकाउंटिंग याद रखिएगा, हमेशा हम किसका करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ, और जिसको हम कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी हो जाता है उसी को हम क्या करते हैं भाई, रिकॉर्डिंग हो गया तो क्लासिफाइंग कहिए तो, या समराइजिंग कहिए तो, उसे करते हैं। लेकिन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ, इसको याद रखिएगा, हम इसका कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं, वहीं पे इसको हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो बहुत सारा ऐसा क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है एक बिजनेस में जिसके कारण बिजनेस हमारा आगे जाता है, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करता है, अचीव करता है, बट फिर भी हम उसका कोई अकाउंटिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कारण। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है ये कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा उसी को हम क्या करेंगे, यहां पे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और हाँ, एक और चीज है कि मॉनेटरी टर्म में जब भी हम किसी भी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट, ये नहीं कि देखिए मॉनेटरी टर्म में मनी का मतलब क्या होता है, रुपया नहीं होता है। मनी का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये मैंने बोला था ना एक बार, मनी का मतलब आप रुपया मत समझिएगा, मनी का मतलब क्या होगा, हमारा मुद्रा होगा। अब कहीं क्या हो जाएगा भाई, आपको डॉलर, रुपीज हो जाएगा, यूरो हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, और भी पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीजें हैं। तो आप यदि आपको अकाउंटिंग करना है तो आपको इसको लेके आना पड़ेगा किसमें, किसी ना किसी एक इक्वल कहीं ना कहीं। अब यदि आप रुपीज में करना चाहते हो तो मान के चलिए, जैसे कि एग्जांपल दिया आपके बुक में कि आपने 50 लाख का ये सेल किया कोई चीज रुपीज में, और एक सामान बेचा आपने कहा यूएसए में, और उसने डॉलर का बात किया, उसने बोला कि हमें 1 लाख का चाहिए, और उस समय डॉलर का रेट चल रहा था, एक $1 इज इक्वल टू ₹80। तो यानी कि ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमने, अगर मनी का मतलब हम रुपया मान लेंगे, या मनी का मतलब हम कोई, तो चलिए भाई 1 लाख और 50 लाख, ये कितना बिका हमारा, 51 लाख का। लेकिन क्या ये 51 का ही बिका है, हमारा टोटल सेल कितना हुआ है 51, ये अगर रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, और प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 80 लाख होगा, तो 80 लाख और प्लस यानी 1 करोड़ 30 लाख का सेल हुआ। तो हमें क्या करना है, किसी ना किसी एक मॉनेटरी टर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, जैसे अगर रुपया को ले रहे हो तो सबको रुपये में कन्वर्ट करिए, डॉलर के ले रहे हो तो सबको डॉलर में आप कन्वर्ट करिए। ठीक है ना, तो इसीलिए कभी भी आप देखिएगा, जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी का चेक करिएगा बाहर की कंपनियों का, तो आपको ऐसे लिखा रहेगा, जैसे अमाउंट है ना, मान के चलिए कोई चीज बना रहा है, उसके ऊपर यहाँ अमाउंट है, यहाँ पे मान के चलिए अमाउंट लिखा है, तो ऊपर लिखा रहेगा कि ये क्या है, डॉलर है, रुपीज है, वो लिखा रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये है हमारा कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये क्या कहता है, पीरियड के बाद हमें रुक के अपने बिजनेस का एनालिसिस करना है कि हमने क्या प्रॉफिट किया। देखिए हाँ, देखिए फिर मैं बात करूंगा अगर बिजनेस का, अगर मैं फिर से बिजनेस का बात करूं तो कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है, इसलिए करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, यही होता है ना। कैसे पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ है, अच्छा कभी भी हम रुक के कर तो सकते हैं कैलकुलेट, नो डाउट। मुझे आज मन किया तो आज हमने प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लिया, फिर 4 दिन बाद मन किया 4 दिन बाद कर दिया, फिर 2 साल बाद मन किया 2 साल बाद, देखिए प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होगा ना वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना हम जानवर नहीं है, हमें सिर्फ पेट भरने से मतलब नहीं है कि अभी हमने किसी चीज को मारा खा गए, भविष्य के बारे में वो नहीं सोचता जानवर, हम इंसान है। हमें अभी भी पेट भरना चाहिए और हमारा डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में भी हमारा पेट भरते रहना चाहिए, यही काम है ना। तो यानी कि जब मैं बात करूंगा पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हम प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो ठीक है, अभी का प्रॉफिट हमारा एक्यूरेट होना चाहिए हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट ऐसा हो कि सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए नहीं हो, बल्कि उस प्रॉफिट के बेस पे हम आगे के भी प्रॉफिट के बारे में अंदाजा लगा सके और पीछे के प्रॉफिट से हम उसका कंपैरिजन भी कर सके। समस्या क्या था, हमने 3 बार प्रॉफिट कैलकुलेट किया। पहला प्रॉफिट हमने कब कैलकुलेट किया, 6 मंथ्स के इंटरवल पे। दूसरा प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया, 4 दिन में ही कैलकुलेट कर लिया कि अगले 4 दिन में क्या प्रॉफिट हुआ। अगला प्रॉफिट सीधे कैलकुलेट किया कितना, 2 साल बाद। अब एक बात बताइए, आप सोचिएगा कि इसका कंपैरिजन इससे या इसका कंपैरिजन इससे, चाहे इसका कंपैरिजन इससे करने का संभव है कभी भी। अच्छा आपने सोचा चलो यार बिजनेस तो अपना ही है, चलो यार कौन प्रॉफिट कैलकुलेटर, चलो एक बार डायरेक्ट खत्म होगा तब या 4-5 साल बाद करेंगे। बीच में अगर लॉस हो रहा होगा तो आपको पता चलेगा क्या, किन कारणों से लॉस हो रहा है, वो कारण आप दूर कर पाइए, नहीं कर पाइएगा ना। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये जनरल गाइडलाइन होते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव को ये भरसक फुलफिल करवा सके, आपकी मंजिल को भर सकिए, मतलब सस्ते आसान रास्तों से गुजारकर आपको आसानी से ये मंजिल हासिल करवा सके। प्रिंसिपल्स कहीं भी वो, चाहे आपके लाइफ के हो, चाहे मैनेजमेंट को हो, चाहे अकाउंटिंग के हो, चाहे साइंस के हो, प्रिंसिपल्स का काम यही होता है कि आपके रास्तों को क्या कर देना, आप जिन मंजिल को पाना चाहते हो उन मंजिल के रास्तों को आसान कर देना काम होता है कि नहीं। तो ये पीरियडिसिटी प्रिंसिपल जो है, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है, इसने हमें ये बताया कि अगर अकाउंटिंग के बारे में यदि आप अपने रियल प्रॉफिट लॉस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, एक निश्चित टाइम गैप, फिक्स्ड टाइम गैप पे अपने आप को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए, ठीक है ना। अब साल में कितने महीने होते हैं, 12। ये 12 महीने जानते हैं क्यों बनाए गए, क्योंकि इन 12 महीनों में साल का सारा ऋतु जो होता है ये सारा आ जाता है। तो मतलब आपके बिजनेस, देखिए बिजनेस पे कहीं ना कहीं नेचर का भी जो होता है ना इफेक्ट आता है। तो इसीलिए आपका हो सकता है कि किसी ऋतु में, किसी खास मौसम में आपका सेल बढ़ जाए, किसी खास मौसम में आपका सेल घट जाए, किसी मौसम में आपका सेल न्यूट्रल रहे, होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए ये गाइडलाइन दिया गया ये पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि ये क्या करो, आप फिक्स टाइम गैप पे अपने आप को रोको और अपने बिजनेस का क्या करो, टोटल एनालिसिस करो, जिसमें आपको क्या कहते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटी या जो भी इंफॉर्मेशन है सबका एक दूसरे से कंपैरिजन करके और अपना रिजल्ट पता करो। समझ में आया। अब तो कर दिया गया खैर 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहले ऐसा नहीं था। तो पहले कुछ लोग 6 महीना रखता था, कोई लोग 12 महीना, कोई लोग 15 महीना, जो बिल्कुल से सही नहीं था। तो अब तो कंपनी ने आपको कर दिया कि भाई फाइनेंशियल ईयर आपको कैसे रखना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन
अब क्या होता है, पहले लोग ज्यादा करते थे, कौन इतना दिमाग मतलब खर्च करने जाए, अब लोग इसको कम करने लगे हैं। तो ठीक है भाई, हमारा फाइनल प्रोसेस 1 साल का होगा, हमारा फाइनल प्रोसेस 1 साल पे हम बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ये है। लेकिन हमें क्या करना है, इनके बीच में कितने दिन का गैप हो रहा है, 12 मंथ्स, ये हमारा फाइनल रहेगा। लेकिन इस 12 महीनों को भी लोग क्या कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, हर 3 महीने पे बना रहा है, ताकि यदि कोई गलती है इसके बेसिस पे और भी इंफॉर्मेशन उनको डिसीजन लेने में मदद मिल रही है कि उनका सिचुएशन कैसा रहा है। अगर कुछ कम है तो हमारा टारगेट इस पे अचीव नहीं होगा, तो वो लोग अपने आप में कुछ बढ़ोतरी करके, है कि नहीं, कुछ प्रयासों को बढ़ा के अपने को आपको और भी सही जगह पे ले। तो अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग का कि आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को कब बना लेना है, हर साल के अंत में बना के, और आपको पता करते रहना कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो उसके रीजंस वगैरह को पता करके उसको दूर करिए और फिर आगे बढ़िए, तो ये हो जाता है। ठीक है ना, तो वही कह रहा था, द पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट्स इन किन चीजों में, तो कर रहा है कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। अब चूंकि देखिए बराबर बराबर जब रहेगा तो आसानी से कंपेरिजन हम कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है कि यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर असर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अगर हमारा क्या हो, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट यही कहेगा कि आप जो ये बना रहे हो, यूनिफॉर्मिटी के साथ आप बना रहे हो कि हर साल आपको 12 महीने के लिए बनाना है, तो इससे आपका जो भी प्रॉफिट या एसेट्स का जो भी वैल्यूएशन आप करिएगा एकदम परफेक्ट रहेगा, जिसके बेस पे आगे के डिसीजंस को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। नंबर 3, मैचिंग पीरियडिक रेवेन्यू विथ एक्सपेंस फॉर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपके पास आइडिया, बट हम आपको देंगे आइडिया फिर भी, ठीक है। तो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसी के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल ईयर को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, कि आपको अपने फाइनेंशियल ईयर को एक निश्चित टाइम गैप पे रखना है साथ, ठीक है, बना लेना है। ये था। अगला है हमारा क्या, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगला क्या हमारा, नंबर 4, अगला क्या हमारा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बार बार आपने नाम सुना है, इसका कंपैरिजन हम बार बार किससे करते हैं, किससे करते हैं बार बार इसका कंपैरिजन, हम कैश बेसिस से करते हैं। कैश बेसिस क्या कहता है कि जो भी पेमेंट आएगा, जो भी पेमेंट जाएगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो ये कहते हैं, देखो एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ये किसी पे डिपेंड करता है, ये दाम पे, मैं बच्चों को बोलता हूं शॉर्ट कट में। और ये किस पे डिपेंड करता है, काम पे। दाम पे कहने मतलब ये पैसे के बारे में बात करता है, और ये किसके बारे में बात करता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, काम के बारे में। देखो इस साल आपने कितने का काम किया ये बताओ, इस साल आपने कितने का खर्च किया ये बताओ, कितना खर्च किया छोड़ो, कितने का खर्च किया। हो सकता है कि आपने 10,000 का खर्च किया, पेमेंट आपने कितना दिया, सिर्फ 6,000 दिया, कि 4,000 हम अगले साल दे देंगे आपको। अब अगले साल जब 4,000 दीजिएगा तो क्या उस 4,000 का फायदा आप अगले साल उठा रहे हैं क्या। ये कहता है कि जिस साल जितने का बेनिफिट कंज्यूम आप कर रहे हैं ना, उसका अकाउंटिंग उसी साल करना है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बस यही कहता है। इसलिए मैं बच्चों को एक और हिंट देता हूं कि ये जो बात करता है, ये किसके लिए बात करता है, फॉर दिस ईयर के लिए, इस साल के लिए कितना है, क्या वो चाहे इनकम हो, चाहे, क्योंकि इसी के बेस पे तो हमें परफेक्ट प्रॉफिट या लॉस की जानकारी हो पाएगी, कोई दिक्कत। तो ये फॉर दिस ईयर के बारे में बात करता है, और ये करता है क्या,
ड्यूरिंग दिस ईयर, इस वर्ष के दौरान कितना पेमेंट हुआ और कितना रिसीव। समझ में आया? तो पेमेंट और रिसीव के बेसिस पे आप प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? क्या जरूरी है मुझे जो भी रिसीव हो रहा है वो हमारा इनकम है? क्या जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं हमारा खर्च है? जरूरी है क्या? लेकिन जो भी हमारा इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर है ना, समझ में? तो यहां पे जो होगा हमारा हमारा जो भी इनकम या एक्सपेंस कह लीजिए, इसको ज्यादा सुटेबल यहां पे रहेगा। तो क्या होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि वो सारे के सारे इनकम या एक्सपेंस विच इज डन फॉर दिस ईयर, उसी को हम क्या करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। ठीक है ना? कि भाई अपने प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए समझ में नहीं है तो पूछ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि देखिए इनका क्या है कि इन्होंने ध्यान दिया है, ये बोल लेते हैं, उनका तो बैकग्राउंड ही वही है, आपका दूर दूर से हमारा नाता था नहीं इससे, है कि नहीं है? तो इसलिए कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी एकदम समझिएगा, मैं बोलता हूं ना क्लास किस चीज का है, तो दुनिया का एक ऐसा रूम बना है जो बेइज्जती में खुशी मिलती, वो है। तो जो भी चीज है, मतलब एक तो होती नहीं है बेइज्जती, लेकिन अंदर से फील होता है नहीं यार क्या सोचेंगे कि इनको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनसे कमजोर ना पूछ ही नहीं सकता, हमको भी आ रहा है समझ में। तो जबरदस्ती वाला बात नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भी बात है एकदम आपको पूछ लेना है, ठीक है ना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना? तो ये क्योंकि ये बीबीए का एग्जाम नहीं रहेगा आपके, ये रहेगा सीए का एग्जाम रहेगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आगे इतना समझ में पक्का? तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अच्छा जब एक यहां पे जाइएगा ना, तो कोई आउटस्टैंडिंग, कोई एडवांस, कोई प्रीपेड, ड्यू, इन सब में से किसी चीज का यहां पे कोई जगह नहीं, कोई हिसाब किताब इसका नहीं। लेकिन यहां पे जब आइएगा आप, तो यहां पे आपको हर चीज मिलेगा, आउटस्टैंडिंग का भी, एडवांस का भी, प्रीपेड का भी, एक्रूड का भी, ड्यू का भी। इन सब का क्या किया जाता है यहां पे, अकाउंटिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन करके, इन दोनों को आपस में कुछ जोड़ के कुछ घटा के हम क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। जैसे मान के चलिए हमारा रेंट था कितना, साल का 12,000, हमने दिया कितना, 10,000, बकाया कितना रह गया, 2,000। तो यहां पे अगर हम कैश बेसिस पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग और एडवांस को भूल जाइए। कितना दिया हमने, 10,000, आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,000 है ना, आउटस्टैंडिंग एट इंड को जोड़ देंगे, ये खैर उस समय बात करेंगे जब हम चलेंगे उसमें भी। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का हिसाब किताब करके तभी एक्रूअल बेसिस पे हम पहुंच पाएंगे। तो पेमेंट के साथ हम किसका रिलेशन बनाते हैं, पेमेंट या रिसिप्ट के साथ, इन सब चीजों का रिलेशन बना के और तब हम कहां पहुंचते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, यानी फॉर दिस ईयर का जो इनकम या एक्सपेंस जो भी होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। एक्रूड मतलब इसको हमने कमा लिया है, मिला नहीं है। जैसे इनकम एक्रूड, हाँ कमीशन हमने कमा लिया लेकिन हमें अभी आया नहीं, तो वो एक्रूड हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, नंबर 5। क्या हमारा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें भी किसी के बारे में बात करेंगे हम। यहां पे जब मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं ना, तो मुख्य रूप से दो चीजों के बारे में हम बात करते हैं। एक तो बात करते हैं हम किसी के बारे में, इनकम, और दूसरा किसी के बारे में बात करते हैं हम
एक्सपेंस। मैचिंग कॉन्सेप्ट किसके साथ जानते हैं, किसके साथ संबंध रखता है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट का संबंध जो होता है हमारा पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है ना, कि क्या करता है भाई, हमें हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में हमें क्या तैयार करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज आता है, एक नाम आता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग एंड। और इस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हमारा? इनकम और एक्सपेंस। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी किसी बिजनेस में आप जाओ तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है भाई आपको? कि प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी करना है। तो क्या करना है आपको? अपने इनकम का कंपैरिजन किसके साथ करो? एक्सपेंस के साथ। और इससे आपके पास जो रिजल्ट निकल के आने वाला है, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, या ऐसा भी हो सकता है इफ इनकम इज लेस देन। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, अगर ऐसा हुआ कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस, तो सर क्या होगा? इसलिए मैं इसको भी लिख ही दिया। तो अगर इनकम किसके भाई? एक्सपेंस से ज्यादा है तो क्या होगा हमारा? देखिए, जैसे शरीर में खून की जरूरत है ना जिंदा रहने के लिए, बिजनेस में किसी की जरूरत है? प्रॉफिट की। यही एक ऐसा चीज है जिसके लिए एक बिजनेसमैन कितना भी बड़ा से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। सिर्फ इसको हटा दीजिए, बाकी सारा फैसिलिटी उसको दे दीजिए। मतलब मैं आपको खुद का पैसा दे दूं 2 करोड़ रुपए, मैं बोलूं कि इसको बर्बाद करके आ जा, आपका कलेजा काम नहीं करे बिजनेस करके, पक्का है। तो एकमात्र ऐसा चीज है जो किसी भी रिस्क को खेलने के लिए, जिसके लिए बिजनेसमैन तैयार होता है, वो अकेला क्या है? प्रॉफिट। इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई इसको तो पता कर ले कुछ करने से पहले। बट अगर इनकम ही आपका क्या हो जाए? एक्सपेंस से लेस हो जाए, तो आपके पास क्या होता है? लॉस। और ये इसलिए कहता है पता करने के लिए, पता करो और इसका रीजन पता करो क्यों लॉस हुआ, और उस रीजन को खत्म करो, ताकि आगे तुम्हारे व्यापार में कभी लॉस ना हो, प्रॉफिट हो। और यहां पे भाई तो नो इफेक्ट। एक तरह से कह लीजिए, अगर इस चीज के लिए कहा जाए तो बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, हियर नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑल एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ऑल इनकम। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यही कहता है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें अलग अलग आपको क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। तो यहां पे जो अभी तक मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, ये 3, एक तो कौन है? ये हमारा पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा, और तीसरा हमारा, ये तीनों एक साथ मिलकर, ये तीनों एक साथ मिलकर और फाइनल अकाउंट को तैयार करवाते हैं। पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? समय आ गया है, चलो काम पे लग जाओ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है सुनो, सिर्फ इस साल का काम करना है, तभी प्रॉफिट पता चल पाएगा सही सही। जो अगले साल का है, जो पिछले साल का है, उसको हटाओ, है ही नहीं, और जो इस साल का है उसको ऐड करो। ठीक है, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं? अपना इनकम और टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर कौन सा? पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू कितना इनकम आया, कौन बताएगा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कितना एक्सपेंस आया, कौन बताएगा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। दोनों का क्या करो? कंपैरिजन करो और पता करो प्रॉफिट हुआ या। इसी के ऊपर ये क्या करता है? हमारा पूरा का पूरा काम करता है। ठीक है, ये 5वां हुआ। नेक्स्ट है हमारा कौन सा?
नंबर 6, नाम क्या है हमारा? गोइंग कॉन्सर्न। कॉन्सर्न का मतलब हो गया एक तरह से बिजनेस एंटिटी हो गया, और गोइंग मतलब, ये ध्यान रखिए, इसी के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि इसी यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें कहता है कि जब भी आप बिजनेस का अकाउंटिंग करने जाओ ना, तो अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो आप, कि आपका ये जो बिजनेस है ना, हाँ अगर उसके बारे में आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए वो अलग मैटर है, लेकिन अगर कुछ भी ना कहा जाए तो अपने दिमाग में बाय डिफॉल्ट ये आपको फैसिलिटी रख लेना है, या ये सोच रख लेना है कि ये जो बिजनेस जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू चलने वाला, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसी के बेस पे हम करंट, नॉन करंट, फिक्स्ड, करंट, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दे पाते हैं, इसी के कारण। तो गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी किसी बिजनेस एंटिटी का कोई भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने जाए तो ये मानकर चले कि ये जो बिजनेस है बहुत आगे चलने वाला है। कब तक? या तो वो बंद ना हो जाए, या तो बिजनेस या बिजनेसमैन उसका दिवालिया घोषित ना हो जाए। ठीक है, तो उसके बारे में हमारा ये गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, अब देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आपके पास नहीं होता तो जैसे कह रहे हैं कि 2000 का कोई सामान है, कब खरीदा आपने? 1/1/1995 में, और वो आज के डेट में 5 लाख में अगर बेचा जाएगा तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा उसके बेस पे तो आप नहीं निकाल पाइएगा ना, है कि नहीं? तो उसी के लिए क्या होता है गोइंग कॉन्सर्न वगैरह, इन सब चीजों के, ये तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में चले, सॉरी वही तो देख रहे हैं, तो हाँ कॉस्ट में बात करेंगे। गोइंग कॉन्सर्न में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सपोज मिस्टर एक्स परचेज मशीन फॉर बाइंग कितना 5 लाख आउट ऑफ 7 लाख इन्वेस्टेड बाई, ये ऑलरेडी हमने बताया था आपको, ठीक है ना, और उन्होंने 70,000 रुपए क्या पे कर दिया उसको लाने में, इंस्टॉल करने में खर्चे हो गए कितने? 70,000। तो कह रहा है कि इफ ही स्टिल विलिंग टू कंटिन्यू हिज बिजनेस द फाइनेंशियल पोजीशन विल बी एज फॉलो। तो मैंने आपको बोला हुआ था इसके पहले ओरिजिनल कॉस्ट निकालना हमने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कभी नहीं सिखाया था। ओरिजिनल कॉस्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारा परचेज प्राइस होता है उस परचेज प्राइस में कुछ क्या कहते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन या वो सारे के सारे खर्चे जिसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, तो उसको क्या कर दिए जाते हैं? ऐड कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे मशीनरी में क्या किया जाएगा, उन सब चीजों को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे हम बनाएंगे। तो गोइंग कॉन्सर्न, क्योंकि भाई ये आगे हमारा कंटिन्यू चलने वाला है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है भाई? इसको हम बीच में नाम भी जोड़ के बोलते हैं क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? अरे बताया तो था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अरे कल भी तो, इसके पहले वाले क्लास में भी तो मैंने सारा का सारा आपको बता ही रखा था। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को यदि आप खरीद के ला रहे हो तो उसको किस पे दिखाना है, किस वैल्यू पे दिखाना है? उसके ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाना है। हाँ, तो क्या हो गया हमारा? जो भी ला रहे हैं हम उसको उसी पे दिखाना है, ठीक है ना, भले उसका प्राइस, क्योंकि आपको देखिए मान के चलिए कि अब कोई, लेकिन हाँ इसका कुछ ना कुछ लूप होल है। अब जैसे मान के चलिए मैंने कोई ऐसा एसेट्स खरीद के लाया जिसका वैल्यू था हमारा कितना, अब जैसे 1995 में मैंने कोई एसेट्स खरीद के लाया कितने का? 2000। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो कर रहा हूं, आज कितना चल रहा है? 2024। आज भी क्या ये 2000 का, अभी इसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख। लेकिन क्या मैं इसको 2000 पे दिखा रहा हूं तो क्या सही कर रहा हूं? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, लेकिन फिर आगे चल के इसी कॉस्ट कॉन्सेप्ट को तोड़ा भी गया है कि
तो इसलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट को मैं बच्चों को डायरेक्ट ये बताता हूं कि कभी भी आप रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, किसी भी प्रोडक्ट के अकाउंटिंग कर रहे हो, किसी भी चीज को खरीद के ला रहे हो, कोई भी सर्विस आप ऑप्ट कर रहे हो, उसका जो अकाउंटिंग करो उसको ऑन कॉस्ट पे, उसका समय के हिसाब से जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो डेप्रिसिएशन के आधार पर हम क्या करें, क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करें कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं, और कॉस्ट हमारा मान के चलिए 10,000 है, इस साल का डेप्रिसिएशन 1,000 है मान के चलता हूं, तो अब क्या कहेगा कि अब जो अगला बुक जब हम प्रिपेयर करेंगे तो वहां पे कितना दिखेगा, वो 9,000। लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है नहीं 10,000 का 10,000, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेशक कहेगा कि भाई जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाइए, लेकिन जैसे जैसे उसके वैल्यू में क्या हो जाए, कमी होता जाए, उसका यूटिलाइज आप करते जाइए, उसको कम करते जाइए। हाँ, अब जो कोई फिक्स्ड एसेट्स, जैसे ये 2,000 का कोई आइटम ऐसा है जिसके वैल्यू में कमी नहीं आ रही है, इसके वैल्यू में बढ़ोतरी आ रही है, तो भाई आपको इसको बेचना थोड़े ना है। कोई आके बोले कि ये सेकेंड हैंड में अब 75,000 में नहीं मिल रहा है, लाख रुपए में नहीं मिल रहा है, भाई तो जिसके लिए है 75,000 वो सोचे, हमने तो जो पे किया है वही है हमारे लिए वैल्यू आज भी, हमको बेचना थोड़े ना है। हमसे तो कोई कभी भी पूछेगा तो मैं वही कहूंगा। हाँ, अगर यूटिलाइजेशन की बात है तो मैं बोलूंगा चलो भाई 2 लाख का है तो भाई 2 लाख में हमने 20-25,000 तो यूटिलाइज कर लिया है, वो अलग मैटर। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि हमारे लिए इसका वैल्यू हो जाए 10,000 तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का बेशक हम क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बाकी सारे रूल्स वगैरह यहाँ पे आते जाएंगे हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, वैल्यू में चेंजेस लाते रहेंगे। जब देखेंगे कि परमानेंट इंक्रीमेंट हो गया हमारा वैल्यू में और हमारा उससे क्या हो गया, अब होना चाहिए 5 लाख लेकिन है कितना हमारा 2,000, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हमारा स्थिति प्रकट नहीं करेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको तब रिवैल्यूएशन करेंगे। तो रिवैल्यू करेंगे तो वो 2,000 कितने बन गया, 5 लाख में, तो वो प्रॉफिट होगा ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड में जाके दिखा देंगे, मतलब प्रॉफिट जाके ऐड हो जाएगा इधर और बैलेंस शीट में, और एक तरफ वो एसेट्स बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। आया समझ में। तो उस पर हम बात करेंगे जब रिवैल्यूएशन करेंगे तब। आगे कौन सा है हमारा, देखिएगा आगे कौन सा है हमारा, रियलाइजेशन प्रिंसिपल कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए। रियलाइजेशन प्रिंसिपल्स, ये क्या होता है, रियलाइज होना मतलब मुझे मिलना, समझिए ना, एक तरह से रियलाइज हो गया हमारा, मिल गया। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये बात करता है कि किसको हम रियलाइज मतलब अपना रिवेन्यू मान ले, अपना प्रॉफिट मान ले, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी चीज को अपना प्रॉफिट तुरंत नहीं मान लेना, इसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। जब तक वो कोई कंडीशन हो और वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तब तक आपको उसको इनकम को इनकम नहीं मानना, ठीक है ना। तो यहां पे यही दिया गया, खास करके इसके बारे में बात किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, मैं सबसे बोलता हूं। अब जैसे मान के चले वही 2,000 था, वही 2,000 था, कितना में बढ़ गया, 5 लाख में। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है नॉर्मली आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट, लोग आके बोलेंगे यार तुम मजा है भाई, 2,000 का सामान तुम्हारा 5 लाख, 4,98,000 तो तुम्हारा ऐसे ही प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहेगा कि नहीं, तुम मत मानो, तुमको बेचना है क्या, अभी बेचना है, तो जब बेचना नहीं है तो काहे का प्रॉफिट, ऐसे ही मान लोगे। फिर तो दुनिया का सारा कोई मान के नहीं, हमारा ही जो कैमरा स्टैंड है 2 करोड़ वाला है, हम मान लेंगे, तो हम यहाँ के करोड़पति हो गए एक कैमरा स्टैंड से। रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, इसके पीछे के जो कंडीशंस है ना वो सेटिस्फाई होने चाहिए, अपनी मर्जी से अपने मान के आप इन चीजों को नहीं कर सकते। तो हाँ, अब जब सेल करोगे तब देखो एक्चुअल में बिकता क्या है। पता चला कि भाई 4 लाख में बिका, प्रॉफिट कितना हुआ, 3,98,000, तुम हल्ला कितना कर रहे थे, 4,98,000, सीधे 1 लाख का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। कहां ढूंढोगे इसको,
तो इसीलिए कहा जाता है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, यही कहता है कि किन चीजों को रियलाइज करना है, ये डिपेंड करेगा उसके कंडीशंस पे। तो अलग अलग बातें होंगी उसके बारे में। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स। ड्यूल कौन सा कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसको समझिए ना। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या कहता है पार्टी होना चाहिए और कि जितनी भी पार्टियां हैं होनी नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें होगा ही होगा, और सबका आपको अकाउंटिंग करना है। ये इफेक्ट के बारे में भी बात करते हैं। एक इसके आधार पे एक अकाउंटिंग इफेक्ट आता है। अकाउंटिंग इफेक्ट के बारे में मैं बच्चों को इसको जनरली जब डिटेल में पढ़ाता हूं ना, तो रीजन देता हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जब हम करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब बच्चों को पढ़ाता हूं, तो ये खास करके लेके चलता हूं। देखिए, किसी भी बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन, तो उसमें पक्का है कि हमारा एसेट्स, या तो एसेट्स बढ़ेगा नहीं तो एसेट्स घटेगा, नहीं तो लायबिलिटी बढ़ेगा और नहीं तो लायबिलिटी। ट्रांजैक्शन ये चार तरीके के ही इफेक्ट के साथ हो सकते हैं, और इसका जो इफेक्ट आएगा वो अलग अलग है। समझिएगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन लीजिए, पक्का इन्हीं चारों में से आएगा। कोई भी कुछ भी सोच लीजिए, आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो ना, क्या हो गया आपका, एसेट्स घट रहा है कि नहीं घट रहा? आप मुझे फी दे रहे हो, क्या हो रहा है, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? कोई भी चीज आप उठाकर देख लीजिए, इफेक्ट इन्हीं चारों में से आ जाएगा, पक्का है। अब ये हमारे रीजन्स हो गए, ये हमारा रीजन हो गया। कोई भी ट्रांजैक्शन आपका, दुनिया कोई ट्रांजैक्शन ही ऐसा नहीं बना जो इसमें नहीं है। हाँ भाई, ये हमारे रीजन्स हो गए। अब इसके इफेक्ट क्या आएंगे, तो पक्का याद रखिएगा, यदि हमारा एसेट्स बढ़ता है ना, एक एसेट्स यदि बढ़ता है, तो पक्का है कि हमारा दूसरा कोई ना कोई एसेट्स घटेगा। जैसे हमने कैमरा स्टैंड खरीदा, बढ़ा ना, घटा नहीं सर, कैश में नहीं खरीदा, फिर खरीदा, कहां घटा? कोई बात नहीं, अभी कंडीशन पूरा किए कहां है, और नहीं तो पक्का है कि दूसरा पक्का है। कोई भी एसेट्स जब बढ़ता है तो या तो दूसरा एसेट्स घटेगा उसके गेन, और नहीं तो दूसरा लायबिलिटी। वैसे ही अगर कोई एसेट्स घटता है तो कोई ना कोई दूसरा एसेट्स बढ़ेगा, और नहीं तो कोई ना कोई दूसरा लायबिलिटी। जैसे फ्री में मिल गया तो आपका इफेक्ट आया ना, आपको एसेट्स बढ़ाना है। यहाँ पे कहाँ एसेट्स बढ़ा, अब फ्री में आपको गिफ्ट मिल गया, तो आपका तो कुछ गया नहीं, आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हुआ ना। और प्रॉफिट एक तरह से लायबिलिटी होता है, मैंने आपको रीजन दिया है ना, ठीक है। फिर देखिए, लायबिलिटी अगर बढ़ा, लगाइए दिमाग में जितना लगाना है, इसी पे आएगा। लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ा आपका, लायबिलिटी बढ़ा तो पक्का है कि आपने किसी से कर्ज लिया, चाहे सामान लिया हो चाहे कुछ भी लिया, तो पक्का है कि आपका दूसरा एसेट्स जो होगा वो बढ़ेगा, और नहीं तो दूसरा कोई लायबिलिटी घटेगा। इसका रीजन बताइएगा इसके बारे में, एक एग्जांपल बताइए ना कि एक लायबिलिटी बढ़ गया। हाँ, लायबिलिटी बढ़ गया यहाँ पे,
एक लायबिलिटी बढ़ रहा है, एक लायबिलिटी घट रहा है। लगाइए दिमाग। देखिए क्या हुआ, किसी दुकानदार को पेमेंट जैसे मान के चलिए हम आपसे कर्जा लिए थे, आज दिन पूरा हो गया, पैसा नहीं है मेरे पास, हम इनसे ले लिए, लायबिलिटी बढ़ गया, आपको दे दिए, हमारा लायबिलिटी घट। नहीं भाई हमारे पास पैसा है, हम उसी में से दे देंगे, हम आपको दे दिए, हमारा क्या सॉरी लायबिलिटी बढ़ गया ना, तो लायबिलिटी बढ़ने का ऑप्शन दीजिए, तो हमारे हम आपसे फिर कर्जा ले लिए, तो लायबिलिटी भी बढ़ा, हमारा पैसा आया ना मेरे पास, एसेट्स भी बढ़ा। आया समझ में? अगर कोई लायबिलिटी घट रहा है तो पक्का है एसेट्स घटेगा, और नहीं तो लायबिलिटी। आया समझ में? तो ये इफेक्ट्स किसके अंतर्गत आते हैं? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही है। हाँ, सारे इक्वेशंस जो भी आएंगे ये इसी के बेस पे आएंगे। क्या कर रहे हैं क्या? टॉपिक लंबा कुछ नहीं है। हाँ, और कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा,